गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भूमंडलीकरण और उसका प्रभाव बताया था। उसमें मैंने वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ, उसके उद्देश्य और विशेषताएं बताए थे। आज हम लेंगे उनके लाभ और दोष। तो पहले हम ले रहे हैं वैश्वीकरण के लाभ। पहला है विकासशील एवं पिछड़े देशों में पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होना। विकासशील और पिछड़े देश पूंजी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। वैश्वीकरण के माध्यम से विकसित देशों में विदेशी निवेश की मात्रा अत्यधिक बढ़ी है। इससे इन देशों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है और ये देश गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, तकनीक के निर्बाध प्रवाह से लाभान्वित होना। कुछ दशकों पूर्व नई तकनीक विकसित देशों के हाथों में ही सिमटी रहती थी। चूँकि अनुसंधान में ये देश ही संलग्न रहते हैं, अतः इससे प्राप्त नवीनताओं को अपने लिए सुरक्षित रखना ही उनकी प्राथमिकता रहती थी। पिछड़े हुए देशों को यह तकनीक तब सुलभ होती जब यह काल बहारे हो चुकी होती। वैश्वीकरण ने तकनीकी विनिमय को तीव्रता प्रदान कर क्रांतिकारी योगदान किया है। संचार क्रांति इसका उदाहरण है। आज विज्ञान की नई खोजों और तकनीक के विकास का तीव्र विनिमय कर उससे अधिक लाभ कमाने की मनोवृत्ति ने तकनीकी विकास की गति को तीव्र बनाया है। तीसरा है आधारभूत ढांचे का विकास। वैश्वीकरण के कारण विदेशी पूंजी निवेश व तकनीक आदान प्रदान से आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। सड़क, पुल, बांध, विद्युत संयंत्रों आदि के निर्माण से पिछड़े और विकासशील प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके हैं। चौथा, पारदर्शिता व खुलापन का विकास। परमिट, कोटा, लाइसेंस युग में सरकारी लाल फीताशाही, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। वैश्वीकरण ने इन पर अंकुश लगाया। सरकारों को अपनी आर्थिक नीतियों को वैश्विक दबाव में पारदर्शी और तार्किक बनाने की ओर अग्रसर होना पड़ा। सत्ता प्रतिष्ठानों की इच्छा पर निर्भर आर्थिक निर्णयों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना पड़ा। पांचवा, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रतिस्पर्धा के कारण लागत, गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है, लाभों पर नियंत्रण स्थापित होता है, जनता को विकल्प मिलता है। वैश्वीकरण ने हमें इसके लाभ सुलभ करवाए हैं। छठा, नई अपेक्षाओं व आशाओं का संचार। नई तकनीक, नए उत्पाद, वैश्विक विनिमय की तीव्र प्रक्रिया ने लोगों में अपेक्षाएं जगाई हैं, नव आशा का संचार किया है। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों के विषय में अनेक बातें जानते हैं। इससे पिछड़े और विकासशील देशों के लोगों में भी अच्छे जीवन स्तर की ललक पैदा हुई है। वे अपने नागरिक अधिकारों के लिए सजग हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वे अधिक जागरूक हुए हैं। ये वैश्वीकरण की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशाओं की पूर्ति कितनी हो पाती है यह अलग बात है, परंतु आशाएं जगाना बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारों को विकास की बात करनी पड़ रही है। स्वच्छ पेयजल, सफाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सार्वभौमिक वाईफाई के नारे वैश्वीकरण की ही देन है। सूचना का अधिकार इन आकांक्षाओं की ही परिणति है। विकासशील देशों में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आम जनता का संघर्ष इसी कड़ी का अंग है। तो ये थे वैश्वीकरण के लाभ। अब हम लेंगे वैश्वीकरण के दोष। पहला, वैश्वीकरण के माध्यम से समर्थ देशों द्वारा अपना हित साधना। समर्थ देश बल्कि उनके बहुराष्ट्रीय निगम अपने आर्थिक लाभों के लिए पूंजी और तकनीक का निवेश करते हैं। कल्याण, पारस्परिकता उनके लिए केवल दिखावा है। असल में विश्व के संसाधनों का अधिकतम विदोहन उनकी मनोवृत्ति है। विकसित देशों के कुछ समर्थ लोगों के हाथों में विश्व की आय और संपदा का एक बहुत बड़ा भाग केंद्रित है। पूंजी और तकनीक का प्रभाव विश्व कल्याण के लिए नहीं बल्कि निजी लाभ को अधिकतम करने का उपक्रम है। दूसरा, राज्यों की संप्रभुता पर अंकुश। वैश्वीकरण ने विश्व व्यापार संगठन, गेट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि को महत्वपूर्ण बना दिया है। इनके दबावों के कारण राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियों में अनेक संशोधन करने पड़े हैं। यद्यपि इन्हें सुधारों का नाम दिया गया, परंतु राज्य के अपने अधिकारों में कटौती हुई है। यदि यह कटौती जनता के अधिकारों में वृद्धि के लिए होती तो प्रशंसनीय थी, परंतु बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव में सरकारों को अपनी कराधान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश आदि की नीतियां निर्धारित करनी पड़ी हैं। पिछड़े देशों को बाध्य किया गया कि वे संरक्षणवादी दृष्टिकोण का परित्याग करें। कृषि व कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी पर नियंत्रण लगाए गए, जबकि अगड़े देश यानी अग्रिम देश ने अपने यहाँ संरक्षणवादी नीतियों को चतुराईपूर्ण ढंग से लागू रखा।
यदि राज्यों की संप्रभुता वैश्विक सरकार बनाने की के निमित्त सीमित होती तो समझ में आने वाली बात थी, परंतु अर्थतंत्र के सामने सरकारों का नतमस्तक होना हानिकारक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है अंधा अनुकरण द्वारा विनाश को आमंत्रण। विकसित देशों के पूंजीवादी मॉडल को विकास के एकमात्र मंत्र के रूप में उद्घोषित किया गया। वैश्वीकरण के माध्यम से यही प्रचारित हो रहा है। इसका हश्र मैक्सिको और दक्षिणी कोरिया में देखा जा चुका है। हाल में ग्रीस में हुआ घटनाक्रम विचारणीय है। प्रत्येक क्षेत्र राज्य की अपनी विशेषताएं हैं। स्थानीय आत्मनिर्भरता का अपना महत्व है। उस क्षेत्र के लोगों की उत्पादकता बढ़ाकर उनकी बचत के माध्यम से पूंजी निर्माण हो तो वह कारगर होगा। केवल बाहर से आने वाले धन पर आश्रित आर्थिक विकास हमें पंगु बनाएगा। विभिन्न राज्यों को विकास की अपनी प्राथमिकता स्वयं निर्धारित करनी चाहिए, जबकि वैश्वीकरण की होड़ में एक भोगवादी मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया गया है। सुख सुविधाओं की आकर्षक सामग्री से बाजारों को पाट दिया गया। उत्पादन की स्थानीय परंपरा से जुड़े लोग विस्थापित हुए हैं। उधार और भोग की संस्कृति ने अपने पांव पसार लिए हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। पारदर्शिता, खुलापन, नई तकनीक का प्रयोग आदि सब अच्छी बातें हैं, परंतु इनके नाम पर एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय लॉबी प्रभावशाली बन गई है। खेती के प्रति घटता हुआ रुझान, लाखों किसानों द्वारा आत्महत्याएं, कर्ज के जाल में फंसता आम आदमी, सट्टेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति, दिवालिया होते बैंकिंग संस्थान आदि विनाश की कहानी के साक्षी बनेंगे। नेक्स्ट है विश्व कल्याण की भावना से रहित। वैश्वीकरण यदि विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता तो स्वागत योग्य विचार होता, परंतु यह पूंजीवाद के नए अवतार के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। तभी तो कॉफी अन्नान को कहना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैश्वीकरण से केवल कुछ को नहीं बल्कि सबको लाभ मिले। अवसर कुछ विशेष लोगों को ही नहीं बल्कि प्रत्येक मानव को मिले। उनके अनुसार यह आम आदमी पर धनवानों तथा शक्तिशालियों का आधिपत्य स्थापित करने में सहायक रहा है। नेक्स्ट है श्रम के निर्बाध प्रवाह पर कठोर नियंत्रण। यदि पिछड़े हुए देशों के श्रमिक आजीविका की तलाश में विकसित देशों तक निर्बाध गति से पहुंच पाते तो वैश्वीकरण की अवधारणा सार्थक होती। आज श्रमिकों के प्रवास पर पहले से कहीं अधिक और कड़े प्रतिबंध हैं। पूंजी के प्रवाह के बीच आने वाले अवरोधों को हटाने में तो विकसित देश इच्छुक हैं, परंतु पिछड़े देशों के जन प्रवाह को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते। लगता है अपने अनुकूल आर्थिक नीतियों को ग्लोबलाइजेशन की संख्या के माध्यम से थोपा जा रहा है। तो ये थे वैश्वीकरण के लाभ और दोष।